आज हम लोग सीए फाइनल का मई 2025 अटेम्प्ट में जो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि एएफएम का जो पेपर हुआ है अभी उसके सजेस्टेड आंसर पर डिस्कशन करेंगे। ये सजेस्टेड आंसर का जो पीडीएफ फाइल जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये जो पीडीएफ में जो मेरा सॉल्यूशन है, जो मेरे ओपिनियन से जो सॉल्यूशंस वगैरह होना चाहिए, बोथ एमसीक्यू और जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी फाइल के अंदर स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन पेपर भी जो है वो मिल जाएगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। एएफएम एसएफएम बाय सीए नागेंद्र शाह, ये आपका लिंक है। यहाँ से ज्वाइन करके कोई भी अपडेट्स वगैरह वो भी आप लेते रह सकते हो। और मेरे चैनल पे कोई भी फालतू का कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ काम की बातें होती है। अदरवाइज कोई पोस्ट जो है वो नहीं होता है, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, आप ज्वाइन करके रख सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है, पेपर बहुत ही आसान, न्यू बॉर्न बेबी ऐसे समझो, बहुत ही लोअर लेवल के क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन जो था, एक म्यूचुअल फंड का जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन की जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेंदी था, और एक और क्वेश्चन थोड़ा लेंदी थे। अदरवाइज जो है सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने वाला था। ये ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया है, तो इस पर हम ज़्यादा बहस ना करें। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इस बार जो है ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को टच किया गया था। फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड थोड़ा छोटा चैप्टर है, फिर भी वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया। डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन और बिजनेस वैल्यूएशन, इन सारे चैप्टर्स की जो है थोड़ा सा वेटेज 2-2 क्वेश्चन रखे गए थे। बाकी जो है मर्जर हो गए, आईआरएम, सिक्योरिटी, एडवांस कैपिटल बजटिंग, आईएफएम, सबका जो है एक एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो ये आपको थोड़ा सा क्विक रेफरेंस के लिए, बाकी ज़्यादा एफर्ट किसी को लगाना नहीं है, खास करके वैसे तो ये ज़रूरत ही नहीं था मेरे सजेस्टेड की, क्योंकि आप लोग को इतना आसान है कि सबको अपना सॉल्यूशन पहले से पता है। फिर भी कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि नहीं सर मुझे टैली करना है, कुछ 2-3 क्वेश्चंस में उनको कंफ्यूजन है, और खास करके सीएमए स्टूडेंट को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था इस क्वेश्चन पेपर पे, सॉल्यूशन पे, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो रिसेंट पास्ट वाले रिसेंट जो सीए का क्वेश्चन होता है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो सीएमए इंस्टीट्यूट को भी लगा कि हम भी सॉल्व कर लेते हैं, तो चलो फटाफट एक बार देख लीजिए, देखिए कहाँ कहाँ ध्यान देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा अगर मेरे स्टूडेंट हो तो। जो एमसीक्यू पे तो मैं डिस्कशन अभी कर ही लूँगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं एज इट इज नहीं मिलता है, लेकिन होता सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे अगर मैं आ जाऊँ तो क्वेश्चन नंबर 1 ही जो है आपका, इस सिक्योरिटी वैल्यूएशन का हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 20M है, जिसमें अर्निंग ग्रोथ अप्रोच को यूज करके आपको प्राइस निकालने को बोला गया था। मैंने पहले भी वहां पे बता रखा है कि अर्निंग ग्रोथ अप्रोच जो होते हैं ना, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि कोई भी प्राइस जो होते हैं पीवीएफ फ्यूचर इनफ्लो होते हैं, और फ्यूचर का इनफ्लो अगर आपने ईपीएस ले लिया, ईपीएस को एज ए इनफ्लो मान लिया, इसका मतलब कंपनी ने ईपीएस को एज ए डिविडेंड पे कर दिया, और जब डिविडेंड पे कर दिया पूरा का पूरा, यानी कि रिटेंशन हो गया जीरो। जहां पे रिटेंशन जीरो होता है वहां ग्रोथ नहीं हो सकता, इसलिए अर्निंग के साथ कभी ग्रोथ नहीं हो सकता है। अगर आप अर्निंग को एज ए इनफ्लो लिए हो तो इसलिए डिविडेंड ग्रोथ ही हो सकता है। लेकिन मैंने बताया था कि ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर लेना। वही क्वेश्चन नंबर 20 का एम जो वही पूछा गया है, तो कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगा नहीं। बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है हमारा ईवीए के लिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, उसमें भी कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, एज इट इज है। थियरी में आपका रिस्क मैनेजमेंट का थियरी है। पोर्टफोलियो में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बोलता है कि आप पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल दीजिए, बस इसमें ये बोला गया है परफेक्टली कोरिलेटेड, परफेक्टली निगेटिव कोरिलेटेड और नो कोरिलेशन, यानी कि आपका इंडिपेंडेंट शायद वर्ड यूज किया गया है। मैं 1 मिनट के लिए अगर दिखा दूं यहाँ पे, तो शायद इंडिपेंडेंट वर्ड यूज किया गया है। इंडिपेंडेंट मतलब आर जो हो गया आपका 0 हो गया, परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन मतलब आर जो है आपका -1 हो गया, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब आर जो है आपका +1 हो गया। ये 3 आर दे दिया गया है, कहते हैं पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। इससे ज्यादा बेसिक लेवल की कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है। हाँ, अब इंडिपेंडेंट का मतलब ना पता हो, परफेक्टली कोरिलेटेड का मतलब ना पता हो, परफेक्टली निगेटिव कोरिलेटेड का मतलब ना पता हो, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इंडिपेंडेंट याद करिए, एडवांस कैपिटल बजटिंग में मैंने कितने बार बोला है, इंडिपेंडेंट मतलब जहां पे कोरिलेशन कुछ नहीं, यानी कि आर जो है आपका 0 है, तो वो वाले क्वेश्चन जो है ठीक है, बेसिक हो गया। फॉरेक्स का बेसिक स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का ये, कुछ करने की जरूरत पड़ेगा क्या? कि आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा, जिसमें आपको याद होगा कि इन कैश टुडे, अगर मान लीजिए एक हमारे क्या कहते हैं करेंट अकाउंट में कुछ डॉलर पड़ा हुआ है, तो आज उसको इन कैश करूं या आफ्टर 2 मंथ इन कैश करूं, वही वाले क्वेश्चन जो पूछा गया है।
तो कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं। एडवांस कैपिटल बजटिंग में हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन नंबर 1 भी के सिमिलर है, इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करना है, एनपीवी निकालने वाले, तो इसको थोड़ा सा आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। मजे की बात क्या देखो ना, एग्जाम में जो भी है ना सारे क्लास में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। होमवर्क सीरीज जिसको हमने क्लास में सॉल्व नहीं करा है, सॉल्यूशन बुक से काम चलाते हैं, उसमें से बस 2 क्वेश्चन आए। आईआरआरएम का 11.1 और जो आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन है 32.6। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का जो है वो हमारे बुक का तो क्वेश्चन नंबर 11.1 है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सीए स्टूडेंट के लिए नया है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप चेक करोगे तो ये क्वेश्चन जो है आज तक सीए इंस्टीट्यूट ने कभी पूछा नहीं था। ये अगर आप देखोगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रेट कैप फ्लोर की जो क्वेश्चन है, ये सीएमए इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में कभी जून 2014 में डाला गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन हमारे स्टूडेंट के लिए वो कोई पुराना ही क्वेश्चन था, वैसे आसान था, बच्चे तो आराम से सॉल्व कर लिया, कुछ था ही नहीं। फिर भी एक तरीके से देखा जाए तो नया क्वेश्चन बच्चों के लिए बनता। ये है एक्सक्लूसिव सीएमए का क्वेश्चन था ये, जो हमारे टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन में ऑलरेडी था ये। म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन वाले क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया, ये थोड़ा सा लेंदी है आपके लिए। बाकी हाँ इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो सकता है, जिसमें आपको लिवर्ड अनलिवर्ड बीटा जो इंडस्ट्री का बीटा दे दिया जाता है और वैल्यू ऑफ कंपनी निकालना को बोलते हैं, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। तो आइए एक एक करके हम लोग सीधा फटाक से आगे बढ़ते। मैं पहुंच गया सीधा आपको कहाँ पे, सजेस्टेड आंसर पे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पेपर पे हम पहुंचे, यानी कि एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू जो है म्यूचुअल फंड का है, बहुत ही आसान, कुछ भी बताने लायक नहीं है। इसमें पूछा गया है कि आप मुझे बताइए टोटल एनएवी कितना होगा, पर यूनिट पे एनएवी कितना होगा, और ग्रॉस वैल्यू ऑफ स्कीम कितना होगा। आप मुझे बताइए, सिंपल आपका नंबर ऑफ शेयर दिया गया है, मार्केट प्राइस दिया गया है, क्या मार्केट वैल्यू आ जाएगा? बिल्कुल सही। तो आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, मार्केट वैल्यू आ जाएगा। और वो मार्केट वैल्यू किसका आएगा बताइए? इन्वेस्टमेंट का। ये मल्टीप्लाई बाई ये आप लिखते जाइए, और जो वैल्यू आ जाएगा, और इसमें कुछ आपको यहाँ नीचे दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट दिया गया है, और कहते हैं कि द स्कीम स्टार गोल्ड हैज अक्रूड एक्सपेंसेज ऑफ दिस वन एंड अदर लायबिलिटी दिस वन। तो ये तो आपका ग्रॉस वैल्यू आ जाएंगे, ये देखिए सजेस्टेड में ये हमारा आ गया, क्या कहते हैं टोटल। और उसमें से अगर आप दोनों लायबिलिटी अगर माइनस कर दोगे तो नेट एसेट्स आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो एनएवी आ जाएगा। यानी कि एक तो हमारा ग्रॉस वैल्यू आ गया, उसके बाद इसमें से हमने माइनस कर दिए लायबिलिटी, तो हमारा नेट वैल्यू आ जाएगा, और उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो एनएवी आ जाएगा। वही 3 चीज जो है आपको पूछा गया है। पहला पार्ट में पूछा गया है कि नेट एसेट्स वैल्यू हमारा कितना होगा, तो जो हमने माइनस करने के बाद जो नेट एसेट्स वैल्यू आ रहा है 415,000 सॉरी 415,70,000। तो ठीक है, ये देखिए आप इसमें आपका आएगा, कहाँ पे आ गए, कहाँ पे आ गए, ये देखो, ये आपका सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में जो है ना आपका सी पार्ट बनेगा। नेट एसेट्स वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो नेट एसेट्स आ रहा है आपका ये वैल्यू, तो ये देखो ये वाले वैल्यू बन जाएंगे। अगर एनएवी पूछा जाए तो 20.785 आ रहे, और लास्ट में देखा जाए जो आपका ग्रॉस वैल्यू है, वो जो आपका टोटल वैल्यू आ रहे थे ना, ये 420.2 लाख का, तो 420.2 लाख। ठीक है, तो यही चीज जो है मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करा के दे दिया है कि हमारा इसमें सी है बी है, वैल्यू भी लिख दिया, ताकि क्योंकि होता क्या है एमसीक्यू में रिसफलिंग किया होता है, हर एक क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को अलग पेपर मिलते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो पेपर अवेलेबल है उसमें पहला क्वेश्चन आपका म्यूचुअल फंड का दिख रहा है। हो सकता है कोई स्टूडेंट आपके पास जो पेपर पड़ा हुआ है उसमें आपका ये केस सिनेरियो 2 हो सकता है, किसी के पास केस सिनेरियो 3 हो सकता है। जो क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू में 1 में दिख रहा है, हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे आपको क्या कर रखा है, वैल्यू भी लिख दिया, ताकि आपके क्वेश्चन पेपर से मैच कराना जो है आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा निपट जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का है। केस सिनेरियो 2 जो है ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो कि डेरिवेटिव के क्वेश्चन है। मुझे तो प्रॉब्लम नजर नहीं आया, कुछ लोगों को प्रॉब्लम नजर आए हैं, तो देखते हैं क्या इसमें, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। एक इन्वेस्टर है जो कि WBL लिमिटेड का शेयर खरीदा हुआ है, कितने वर्थ का, यानी कि इतने वर्थ का शेयर खरीदा है ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से। ओके, सिंस लास्ट 3 मंथ द मार्केट सेंटिमेंट इज वीक एंड witness a significant volatility and considered to remain weak for the
अबाउट द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने में मार्केट वीक रहने वाला है, आपने अच्छा समझ के एक कंपनी का शेयर खरीद लिया। कीपिंग इन माइंड वोलेटिलिटी इन द मार्केट, मिस्टर एक्स इज प्लानिंग टू हेज हिज पोर्टफोलियो इन द फ्यूचर मार्केट, मतलब आपने ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट को यूज करके इसको हेज करने का सोच रहे हो। बीटा ऑफ WVL स्टॉक, जो स्टॉक आपने खरीदा है उस स्टॉक का जो बीटा है आपका 1.30 एंड द करेंट वैल्यू ऑफ निफ्टी इज 2250। याद रखना करेंट वैल्यू ऑफ निफ्टी इज दिस वन, यानी कि स्पॉट प्राइस है ये, एंड 3 मंथ फ्यूचर इज 2310। यानी कि मैं सिंपली याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग का है, बहुत सारे लोगों को इस पे कंफ्यूजन भी हुआ था, है ना। तो आइएगा देखते हैं क्या सिचुएशन है, इसमें क्या बनता है आपका। ये जो आपको दिया जा रहा है स्पॉट प्राइस है, ये जो है ना आपका फ्यूचर प्राइस है। मैं इसको एक टाइमलाइन पे डाल के थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारे 3 मंथ बाद की जो फ्यूचर प्राइस है वो 2310 कोट आज किया गया है, और ये जो है ना 2250 है। अभी तक का ये सिचुएशन हमें दिख रहा है। कह रहे कि द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक इज 240। वो नहीं, जो शेयर प्राइस था ना, उसका जो शेयर प्राइस था, आज की जो शेयर प्राइस थे, वो शेयर प्राइस कितने का है बताइए, ₹240 का, और आपने खरीदा कितने का था, 21,60,000। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो 21,60,000 डिवाइडेड बाई 240 का शेयर, इसका मतलब आपने 9,000 शेयर आपने यहाँ पे खरीद रखा है। आपने 9,000 शेयर खरीदा होगा, तभी जाके ये आपका वैल्यू बनता है, आपके पास इतने का है। ओके जी। कोई जरूरी नहीं कि आज ही खरीदा हो, पहले भी खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं, अब वो देख लेंगे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कह रहे कि ईच निफ्टी फ्यूचर कैन बी ट्रेडेड इन यूनिट्स ऑफ 240 ओनली, यानी कि यहाँ पे जो लॉट दिया गया है फ्यूचर प्राइस है, याद रखना, और इसकी जो लॉट दिया गया है ये दिया गया है 240, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है आपका, वो मिलेगा आपका 2310 मल्टीप्लाई बाय 240, तो ये बन रहा होगा 5,54,400 का आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनता है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कहते कि अज्यूम देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड M2M मार्जिन, यानी कि मार्क टू मार्केट मार्जिन नहीं देना पड़ता है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 4 to 6। 4, 5 और ये 6, इन तीनों का आपको करेक्ट सॉल्यूशन देना है। चलो कोई बात नहीं, पूछा क्या गया है देखते एक बार। कह रहे कि निफ्टी फॉल हुआ है, ओके, निफ्टी इंडेक्स बढ़ा है, ओके, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी बाय और सोल्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली बात, आप हेजिंग जब करते हो तो कितना फ्यूचर बेचते हो बताइएगा, या खरीदते हो। अगर स्टॉक में लॉन्ग हो तो फ्यूचर बेचोगे, ठीक है। तो आज जो मेरा एक्शन होगा ना, आज जो मेरा एक्शन होगा, वो एक्शन होगा निफ्टी फ्यूचर बेचने का। याद रखना, मैं क्या करूंगा, फ्यूचर को मैं सेल करूंगा, ओके। जब मैं फ्यूचर सेल करने जाऊंगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, याद होगा आप लोगों को, जितना इक्विटी का वैल्यू उतना मल्टीप्लाई बाय पोर्टफोलियो बीटा, इक्विटी सॉरी बीटा। तो आप मुझे बताइए 21,60,000 का इक्विटी है आपके पास, 21,60,000, और इसका बीटा है 1.3, तो मल्टीप्लाई बाय 1.3, ये आपका आ जाता है क्या कहते हैं, ये आपका वैल्यू जो आ गया 22,808,000। ओके जी, यानी कि 28 लाख इतने का फ्यूचर बेचना है, और एक कॉन्ट्रैक्ट आपका इतने का आ रहा है। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा बताइए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा आपका 2808,000 डिवाइडेड बाई 554400। अगर मैं इसको देखूं डिवाइडेड बाई 554400, ये आ जाता है आपका 5.06, यानी कि दैट इज कितना कंसीडर करोगे आप, 5 कॉन्ट्रैक्ट। तो हो गया 5 कॉन्ट्रैक्ट, आपको यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर कर लेना है। ये रहा आपका 5 कॉन्ट्रैक्ट। सेल करना है, बाई करना है, बाई तो करोगे नहीं, सेल करोगे, तो ये आपका जो होगा ना आंसर जो आना चाहिए आपका बी आना चाहिए, ठीक है जी। ये देखिए सी पार्ट में मैंने बी, सेल करना है आपको 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें मैंने क्या देखा, कुछ बच्चे को क्या इसमें कंफ्यूजन होता है, मुझे तो समझ नहीं आया भाई। जहां कंफ्यूजन होना चाहिए था वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो समझ में आता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहा है कि सर हम 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। भाई क्यों लोगे 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आप मुझे बताइए। 5.06 है, 06 की वजह से आप 6 पे पहुंचा दोगे।
हाँ, अगर 5.5 होता तो समझ भी आता है, 5 कॉन्टैक्ट 6 कॉन्टैक्ट, 5.06 कॉन्टैक्ट को आप 6 पे पहुंचा दोगे, ये क्या लॉजिक होता है? कहते कि कुछ बच्चे ने बोला कि सर टाइम खराब, हमारे को नहीं, मैंने देखा जो सोशल मीडिया पे लोग जो बातें कर रहे थे कुछ टीचरों को, क्योंकि मैंने भी उस टाइम पे थोड़ा सा रिव्यू देख लेता हूँ, क्योंकि होता क्या है, क्यों एग्जाम के बाद कौन सी फैकल्टी क्या चीज ओपिनियन रखता है, क्योंकि थोड़ा बहुत एम्बिगिटी आ जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था बिजनेस वैल्यूएशन में थोड़ा सा एम्बिगिटी था, वो लिवर्ड बीटा अनलिवर्ड बीटा, क्योंकि वो क्वेश्चन तो पुराना था, लेकिन पहले के लैंग्वेज में और अभी के लैंग्वेज में एक ट्विस्ट किया था। पहले था आपका, एक में था आपका लिवर्ड बीटा, एक में अनलिवर्ड बीटा है, तो हो सकता है इसका ओपिनियन कुछ और हो जाए, तो देखना पड़ जाता है। तो मैंने भी देखा, हाँ, कुछ टीचरों को देख रहा हूँ बोल रहे कि अपर राउंडिंग ऑफ का रूल है। भाई कहाँ पे है ये रूल? आज तक तो हमने नहीं देखा है कि अपर राउंडिंग ऑफ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट 5.06 आ जाएगा तो 6 कॉन्ट्रैक्ट ही लेना है, इंस्टीट्यूट का रूल है। भाई ऐसे गलत गलत तो नहीं बोलना चाहिए ना। मेरे को तो हंसी आ रहा है उन बच्चों पे जो ये पढ़ के गया है कि अपर राउंडिंग ऑफ का रूल है। कौन सी रूल, कहाँ का रूल भाई? एक्सचेंज में तो ऐसा कोई रूल नहीं है, और स्टडी मैट में तो कहीं पे लिख के नहीं दिया है इंस्टीट्यूट ने। अगर कहीं पे लिख के दिया है तो कोई मुझे बता देना, रेफरेंस देना कि कहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अपर राउंडिंग ऑफ का रूल चल रहा है। और फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं इंस्टीट्यूट हमेशा लेता है। किसने बोला इंस्टीट्यूट हमेशा लेता है? आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन जो है डेरिवेटिव में, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ ना सीधा आपको बुक पे ही जाके। मैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट पे आ गया हूँ। स्टडी मैट में आप फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना, आपको उसको जाके चेक करिएगा, और उस क्वेश्चन की जो आंसर मिलेंगे आपको पेज नंबर 10.97 पे, वहां पे भी देखना। एक आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आता है ना, ये आता है 17.17। जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है 17.17, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 18 कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। अगर अपर राउंडिंग ऑफ का रूल अगर होगा तो 18 कॉन्ट्रैक्ट लेके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए एक्सपोजर कवर्ड जो किया उसने 17 कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो कहाँ अपर राउंडिंग ऑफ किया है? क्या पढ़ते रहते हो, क्या पढ़ाते रहते हैं टीचर सब, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। बट मैंने तो अभी कैसे, मेरे स्टूडेंट को तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। मैं आपको सिंपली बता दूं, मैंने सिंपली बता रखा है कि राउंडिंग ऑफ करने की कोशिश करो जो नियरेस्ट वैल्यू होता है। हाँ, जब आपका 17.49 आ गया, 17.52 है, अब ये जो है ना ऐसे वैल्यू सब दिखते हैं कि आप कहीं पे भी जा सकते हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इसके लिए 18 नहीं ले सकते हो, 18 ले सकते हो। यहाँ पे भी आप 17 और 18 दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये कहना कि अपर राउंडिंग ऑफ का रूल चलता है, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। ऐसे गलत चीज जो है इंस्टीट्यूट को, सॉरी बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो पता चला ऐसे आसान क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा, बच्चों को साथ धोखाधड़ी हो जाएगा। चलो वापस आ जाते हैं हम लोग। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 5.06 पे तो खैर कुछ नहीं करना चाहिए, 5.606 पे तो ऑलमोस्ट 5 है, इसके लिए तो 5 कॉन्ट्रैक्ट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, 5 कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर आना चाहिए आपको। ओके, वापस आइए आगे। अब वो बोला गया है कि निफ्टी फ्यूचर जो है ना, इंडेक्स फॉल करता है 10% से। अब याद रखना, इंडेक्स फॉल किया है 10% से फ्रॉम 2250। ये देखो अभी जो आपका 2250 है ना, वो 2250 से कहां पर गया है, 2025 पे। ये जो निफ्टी इंडेक्स है आपका, जो आपका इंडेक्स आज 2250 पे चल रहा है, वो गिर के आ गया है 2025 पे, ध्यान से रखना, ठीक है। और कह रहे स्टॉक जो था ना 240 का, वो गिर के आ गया 212 पे। What will be the net loss oblique gain in portfolio was hedged on Nifty future? चलो मैंने कुछ हाईलाइट किया, ध्यान से पढ़िएगा, आगे देखते हैं। अब कह रहे कि देखो, इफ इंडेक्स राइज बाय 6% फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, 2250 प्लस 6%, सही वैल्यू आ रहा है ना, ठीक है। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है कि जो 2250 का आपका निफ्टी था, वो बढ़ के चला गया कितने पे, 2385 पे। याद रखना ये निफ्टी गया है, स्पॉट प्राइस बढ़ के गया है, निफ्टी गया है, फ्यूचर की बात वो नहीं कर रहा है। और जो आपका स्टॉक था ना 240 का, वो कह रहे हैं आपका वो भी बढ़ के चला गया 255 पे। उस शेयर की बात हो रही है, याद रखना शेयर का प्राइस यहाँ पहुंच गया। ये निफ्टी की बात हो रही है और ये हो रहा है आपका शेयर का बात हो रहा है। ओके जी, अब कह रहे कि राइट टू दिस वन, व्हाट विल बी द नेट लॉस ऑब्लिक गेन व्हेन पोर्टफोलियो वाज इन हेज्ड। यानी कि आपकी जो स्टॉक था ना, ये स्टॉक अगर हेज है, तो ये अगर हेज्ड है आपका, तो आपका कितना लॉस ऑब्लिक गेन होगा। तो मुझे बताइए, एक बार ये डाउन कर रहा है निफ्टी को, एक बार निफ्टी को क्या कर रहा है बताइए, अप कर रहा है, लॉस गेन पूछ रहा है।
इसमें एक छोटे मोटे कंफ्यूजन कुछ बच्चों को ये हो सकता है कि सर ये तो निफ्टी की बात कर रहा है ना, मुझे तो फ्यूचर से सेटलमेंट होता है। हाँ जी, तो आपको याद होगा अब यहाँ पे कितने दिन का चेंज है ये नहीं बताया गया, तो हमारे पास तो चॉइस यही है ना कि जो निफ्टी टाइम बीत गया होगा 3 मंथ तब उसका चेंज दिया गया होगा। और आपको पता है कि एक्सपायरी पे जितने पे आपका निफ्टी होगा उतने का ही निफ्टी फ्यूचर भी होगा, याद रखना। आपको याद है ना एक्सपायरी पे स्पॉट और फ्यूचर दोनों सेम होता है, तो 2025 का फ्यूचर भी होगा, ये आपको अजम्पशन लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो निफ्टी फ्यूचर है ना आपका, ये आपका 2385 होगा, ये आपको अजम्पशन लेने पड़ेंगे क्योंकि एक्सपायरी पे टाइम वैल्यू हो जाता है 0 और जो आपका स्पॉट प्राइस है वही आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर प्राइस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लॉस गेन कैसे निकालना है, आपने जो निफ्टी बेचा था ना, निफ्टी कितने में बेचा बताइए, 2310 पे। तो 2310 पे आपने बेचा क्योंकि सेल किया था, आपने ध्यान से रखना यहाँ पे सेल किया हुआ है क्योंकि आपका लॉन्ग पोजीशन था, तो सेल किया कितने पे, 2310 पे। तो अब मुझे बताइए आपका निफ्टी फ्यूचर जो सेल था ना, सेल कितने पे हुई थी, सेल यहाँ किया था आपने, प्राइस वहां का जरूर था, ये प्राइस यहाँ का जरूर था, लेकिन एक्शन तो आज ही लेना होता है ना आपको, इस प्राइस पे आज एक्शन लेंगे। तो 2310 पे आपने बेचा था, चलो मैं यहाँ पे बेचने का वर्ड लिखा देता हूं कि आपने सेल किया था फ्यूचर कितने पे बताइए, 2310 पे, 2310 पे फ्यूचर बेचा था और वो फ्यूचर का प्राइस इतने पे चला गया, तो कितने का लॉस गेन होगा आपको पता चल जाएगा। ये बेचा हुआ ये क्या हो जाएगा बताइए, बाई, तो इससे आपका फ्यूचर का लॉस गेन आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर अप हो जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ पे जो हेज किया था तो आपने सेल किया, क्या सेल किया बताइए, सेल किया एट द रेट ऑफ 2310 पे आपने फ्यूचर को बेचा था और इतने पे आप बाई करोगे तो देख लीजिए कितने का लॉस गेन होता है, यहां से निकल के आ जाएगा आपका। मेरा पॉइंट आउट क्या किया हूं मैं, ध्यान से सुनना। जब सब कुछ सेम है, नेट लॉस गेन व्हेन पोर्टफोलियो वाज हेज्ड, तो किसका लॉस गेन पूछ रहे हो, सिर्फ फ्यूचर का या पोर्टफोलियो का? अगर पोर्टफोलियो का पूछ रहे हो तो इसका भी लॉस गेन लूंगा और शेयर का भी लॉस गेन लूंगा, और अगर आप सिर्फ पोर्टफोलियो के पूछे सॉरी सिर्फ फ्यूचर का पूछ रहे हो तो सिर्फ इसका लॉस गेन दूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, आपको पता है 2310 पे बेचा, 2385 पे आप खरीद रहे हो, तो यहाँ पे लॉस होगा, कितने का लॉस होगा बताइए, 2385 माइनस 2310 मल्टीप्लाई बाई, यानी कि आपका 75 रुपीज का लॉस है। कितना लॉट लिया आपने, 5 लॉट, एक लॉट पे कितना था आपका 240, एक लॉट पे कितना था बताइए, लॉट साइज कितने का था 240, तो ये हमारा कितना आ गया 240। अच्छा जी, तो ये देखो 75 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 240, ये जो 90,000 का जो लॉस है ना आपका, ये है फ्यूचर से, याद रखना निफ्टी फ्यूचर से। अब अगर मैं बात करूं शेयर से भी तो लॉस या गेन हुआ होगा, तो शेयर खरीदा हुआ है 240 का शेयर 255 पे गया तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गेन कितने का हुआ 255 माइनस 240, याद रखना जो भी डिस्कशन में टाइम लगना है बस इसी डेरिवेटिव के क्वेश्चन है, बाकी कहीं पे कोई टाइम नहीं लगने वाला है। 255 माइनस 240, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन था। 15 मल्टीप्लाई बाय 9000 नंबर ऑफ शेयर खरीदा था ना आपने, अभी हमने बोला था ना 9000 शेयर लिया था, तो 9000 शेयर पे मेरे को इतने का फायदा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 9000 ये मेरे को 1 लाख, यानी कि 9000 मल्टीप्लाई बाय 15 1,35,000 का मुझे क्या हो जाएगा बताइए फायदा, और माइनस 90,000 का लॉस, तो कट कटा के मेरे को 45,000 यहाँ पे बचना चाहिए। यानी किसकी जो आंसर होना चाहिए 45,000 5 नंबर में, 5 नंबर की आंसर जो है 45,000 होना चाहिए, 5 नंबर की जो सॉल्यूशन है उसमें 45,000 का नेट गेन होना चाहिए। ओके जी, चलो आगे बढ़ते। एक तो मैंने निकाल दिया 5 नंबर का, 4th नंबर पे चलते, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया। यहाँ पे भी बोला गया है वही चीज कि अच्छा इंडेक्स फॉल हुआ है 10% से, ठीक है, यहां से यहां गया, अब लॉस गेन पूछ रहा है, पढ़ना एक बार ध्यान से। What will be the net loss oblique gain if portfolio was hedged on Nifty future? लैंग्वेज थोड़ा सा हटके नहीं लग रहा है आपको? ऑन निफ्टी फ्यूचर का क्या मतलब है? ऑन निफ्टी फ्यूचर का क्या मतलब है? क्या ऐसा तो नहीं बोलना चाह रहे व्हाट विल बी द नेट लॉस ऑब्लिक गेन, और ये लॉस ऑब्लिक गेन में ये जो है ना आपका एक्सप्लेनेशन है, आपने जैसे बियर एक्ट वगैरह देखा होगा, तो लॉस ऑब्लिक गेन इफ पोर्टफोलियो वाज हेज्ड, यानी कि एक्सप्लेन, यानी कि ये इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि कौन सी वाले लॉस गेन। तो मैं 1 मिनट के लिए इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, क्योंकि जब भी लॉ की लैंग्वेज पढ़ते हो और कोई भी जब एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जाता है तो एक तरीके से ये क्या है बताइए,
ब्रैकेट। क्या मैं इसको ऐसे पढ़ूं, व्हाट विल बी द लॉस ऑब्लिक गेन, व्हाट विल बी द नेट लॉस ऑब्लिक गेन ऑन निफ्टी फ्यूचर? कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमसे निफ्टी फ्यूचर से लॉस गेन पूछा गया है, शेयर का नहीं, उसमें शेयर नहीं लेना है? लो सर, ये क्या आपने कंफ्यूजन डाल दिया, हमने तो ये सोचा ही नहीं, आज तक तो किसी फैकल्टी ने भी इस चीजों को नहीं। मुझे दूसरे से क्या मतलब है, मैं बार बार क्या कहता हूं, मुझे अपने से मतलब है, मेरे दिमाग में क्या आता है वो चीज मैं बताऊंगा और आपको पता है। जो मेरे को जानते हो ठीक है, नहीं जानते हो तो जान लीजिएगा। अभी इससे पिछला अटेम्प्ट कौन सी हुआ था नवंबर 2024। क्या एक क्वेश्चन गलत आया था एग्जाम में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें फॉरवर्ड रेट निकालना था? आप बोलोगे हाँ। क्या किसी फैकल्टी ने उस पर डिस्कशन किया, किसी ने उसका सॉल्यूशन दिया? नहीं दिया। क्या बोल के आगे बढ़ गए, अरे ये क्वेश्चन ही बेकार है, जिसमें आपको ना नेट सरप्लस रिसीवेबल ऑन द एट द एंड ऑफ द लाइफ, याद आ रहा है? कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो जाके चेक कर लीजिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वो क्वेश्चन। फिर भी मैंने सॉल्यूशन देने की कोशिश किया था कि देखो अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो एज ए स्टूडेंट में क्या सोचता। इतने सारे एम्बिगिटी के बाद भी मैंने जब सॉल्यूशन दिया था, तो आपको याद है वो सॉल्यूशन किसी फैकल्टी ने डिस्कशन तक नहीं किया, और मेरे सजेस्टेड की जो सॉल्यूशन है वो इंस्टीट्यूट के साथ मैच हो गया। वो है मेरा इंटरप्रिटेशन। समझ में आया कुछ बात, जो कि आपको मिल नहीं सकता कहीं पे भी। होप आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो मैं 1 मिनट के लिए दिखा दूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो एक क्वेश्चन आए थे इसमें देखो इतनी सारे एम्बिगिटी था। मेरा कमेंट, देयर इज लॉट्स ऑफ एम्बिगिटी इन द क्वेश्चन, देयर इज नो क्लैरिटी ऑन सरप्लस अमाउंट एंड फॉरवर्ड रेट। बोलोगे कौन सी सरप्लस और कौन सी फॉरवर्ड रेट की बात कर रहे हो? ये रहा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, आपको याद आ रहा होगा, नहीं था? PQR Limited is expecting net surplus of this fund amount to be receivable after closure of the period. बाई सरप्लस और क्लोजर ऑफ द पीरियड, तो क्लोजर ऑफ द पीरियड तो होते सैल्वेज, और क्वेरी की सैल्वेज नो सैल्वेज, तो बहुत सारा कंफ्यूजन नहीं था। होप आपको याद आ गया होगा। तो देखो मैंने लिखा इतने सारे लिखा, मैंने फिर बोला स्टिल ट्राइंग टू सॉल्व दिस, assuming surplus is NPV and single forward rate is applicable for all year cash flows। ये assume करके मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया। और मजे की बात क्या है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 3 ऑल्टरनेटिव से सॉल्यूशन दिया, 3 या आई थिंक 3 ऑल्टरनेटिव से सॉल्यूशन दिया, और उसमें मेरा सॉल्यूशन भी एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट ने दिया। तो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन, इसलिए मुझे इससे मतलब नहीं है कि लोग क्या सोचता है। मैं तो ऐसे सोचता हूं कि मेरा मानना यह है कि देखो आपने यहाँ पे ऑन निफ्टी फ्यूचर पूछा है, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा आपने ऑन निफ्टी फ्यूचर? बताइए मुझे आप। नेट लॉस ऑब्लिक गेन व्हेन पोर्टफोलियो वाइज, बस बात खत्म। मतलब पोर्टफोलियो की बात कर रहे हो और यहाँ पे ऑन निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहे हो। मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे को गलत होने का मेरा राइट है। मैं सिंपली कह सकता हूं मैं गॉड नहीं हूं, मुझे नहीं पता क्या करता है नहीं करता है, मैं अपना ओपिनियन बस दे सकता हूं कि मुझे क्या लगता है। मैंने ये बोला है कि देखिए कि रिक्वायरमेंट ऑफ MCQ 4 and 5 आर सेम, one is for up movement and other is for down movement. However, the framing of language is different, which forces me to take different interpretation। मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ डालने की कोशिश किया गया है। In question number 4, it is mentioned something on Nifty future, while in question number 5 there is simply portfolio was hedged word यूज किया गया। होप आपको क्लियर है। Hence it is appropriate to calculate the loss oblique gain on Nifty future only, जो कि आपका 3,42,000 होता है। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने कुछ और कर, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं गलत होऊंगा कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। 2310 माइनस 2025 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि आपको यहाँ पे 10% यानी कि 285 का आपको यहाँ पे गेन होगा। गेन क्यों होगा? क्योंकि देखो 23 का वैल्यू 20 पे चला गया तो फायदा ही होगा। हाँ जी, 2310 पे आपने बेचा था फ्यूचर, फ्यूचर पहुंच गया इतने पे, माइनस 2025, तो ये आ गया 285 का। अब आप मुझे बताइए इसमें कितना लॉट लिया था आपने? 5 लॉट। एक लॉट में कितना था? 240। तो आपको कितना आ रहा है बताइए? मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 240, ये देखा जाए तो 3,42,000। तो मुझे लग रहा है कि ये 3,42,000 इसकी आंसर होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट सजेस्टेड में ये करके देगा। खैर सजेस्टेड तो नहीं आएगा,
सजेस्टेड में तो एमसीक्यू का तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप लोग को मार्क्स मिलेंगे तो वहां पे एक बार चेक करके बाद में मुझे कंफर्म कर देना, अगर आपको याद होगा और मिला भी है तो भी मुझे कंफर्म कर देना। ये वीडियो तो रहेगा ही, सर्च करोगे मिल जाएगा, कमेंट बाद में कर देना जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, सर्टिफाइड कॉपी आएंगे तब। मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट इसको बेस बना के मार्क्स अलॉट करेंगे, इस वर्ड को ध्यान रखो। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर नेट वर्ड भी तो यूज किया गया है। देखो लॉस और गेन को नॉर्मली नेट वर्ड ही यूज किया गया, मैंने वैसे लिख दिया है। अगर आपको लगता है नहीं कि नेट के बेसिस पे जाएंगे तो फिर 90,000 आएगा। फिर आप लोगों ने सबने तो यही टिक करके आए हो, ये तो मुझे पता ही है, आप लोगों ने यही टिक करके आए हो, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मार्क्स मिले, है ना। और अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट इस वर्ड को ध्यान दे रहे, सबने यही तो किया है, किसी ने किया तो नहीं है। आप लोगों ने 3,42,000, तो मेरे कहने ना कहने से आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं भी प्रे करता हूं कि इसी को वो सही माने और आपको मार्क्स दे दे। लेकिन अगर मान लीजिए कल के डेट पे इस पे मार्क्स नहीं देता है तो वो ओपिनियन ये क्रिएट कर सकता है कि मैंने ऑन निफ्टी फ्यूचर पूछा इसीलिए ये आंसर हो सकता है, इसीलिए आपके पास कोई राइट नहीं रहेगा आवाज उठाने के लिए। मैं सिंपली ये आगाह करना चाह रहा हूं, बाकी और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था मेरे को इसके लिए, ठीक है। तो बाकी होगा क्या बताइए, 240 का सामान अगर 212 पे चला गया, 240 माइनस 212, तो आपको एक शेयर पे जो है ना 28 रुपीज का लॉस होता है, 28 रुपीज का लॉस। और 9,000 शेयर है आपके पास, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 9,000, ये हो जाएगा आपका 2,52,000। ये क्या हो रहा है भाई, 9,000 मल्टीप्लाई बाई 28, हाँ जी 2,52,000 का यहाँ पे आपको क्या है, लॉस है, और इतने का आपको गेन है। तो 2,52,000 माइनस 3,42,000, तो टोटलिटी में गेन ही आ जाएगा 90,000 का। तो यही नेट गेन आप लोगों ने 90,000 ले रखा है, तो ठीक है यही आपका आएगा। आप मैं भी उम्मीद करता हूँ, प्रे करता हूँ कि यही आंसर इंस्टीट्यूट सही मान के चले, पोर्टफोलियो पे ही निकाले। लेकिन इस वर्ड के बेसिस पे मेरा थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन बदल रहा है। तो ऑल्टरनेटिवली इफ वी फोकस ऑन नेट वर्ड तो हम कह सकते हैं कि हमने 90,000 निकाल के देना था। चलो, तो एक तो ये था जिसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन था, डेरिवेटिव के क्वेश्चन, बाकी और कुछ नहीं था। फॉरेक्स मिक्स्ड डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी आप लोगों को कुछ ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एबीसी लिमिटेड यूके कंपनी हैज रिसीवेबल $20 मिलियन ड्यू इन 6 मंथ। अच्छा जी, 6 मंथ बाद आपके पास क्या आने वाला है बताइए। $20 मिलियन जो है ना आपको रिसीवेबल है। अच्छा जी, द कंपनी वांट्स टू कवर फुल एक्सपोजर। आप अभी क्या करना चाह रहे हो, पूरे के पूरे हेज करना चाह रहे हो 0 मंथ पे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल, स्पॉट रेट डॉलर का, पाउंड के टर्म में स्पॉट रेट और सॉरी बिड रेट और आस्क रेट, ठीक है बड़ा है, बहुत बढ़िया। 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट छोटा एंड बड़ा, ठीक है, क्योंकि चेक कर लेना बहुत जरूरी होता है कि बिड रेट छोटा होना चाहिए, आस्क रेट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है 1-2 बार इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में भी ऐसे गड़बड़ कर रखा है, पहले बड़ा वाले रेट लिख लिया और बड़े रेट को आस्क रेट अज्यूम किया था। इसलिए एक बार नजर डालना जरूरी है, बनता भी है। 6 मंथ का डिपॉजिट रेट पर एनम, आपको याद होगा ये वो क्वेश्चन कॉपी किया गया है, मैंने यहाँ पे वैसे लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है हमारे बुक का जो क्वेश्चन नंबर है ये मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन होगा आई थिंक ये वाले, ठीक है यही क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन भी था। कंफ्यूजन क्या था, 90 डेज डिपॉजिट रेट पे देख रहे हो, यहाँ पे उंगली भी किया गया है कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 3 मंथ का रेट इसको अज्यूम करके गया है, लेकिन मैंने वहां पे नोट भी लिखवा रखा है आपको कि आप चाहो तो इसको एनुअल रेट ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 21A है, इस पे मुझे ज्यादा कुछ बहस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21A है, इसमें कुछ भी बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेंगे हमारे को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 का ए है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21A डेरिवेटिव का। ओके, तो इसमें मैं आपको बता दूं, देखो इसमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए पर एनम डाल दिया। सोचो आप 6 मंथ का डिपॉजिट रेट, जबकि ओरिजिनल सॉल्यूशन में इंस्टीट्यूट ने उसको 6 मंथ ही अज्यूम करा हुआ था, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग, कभी 6 मंथ है कभी 3 मंथ है, लेकिन यहाँ पे देखो पर एनम वर्ड ऐड करके आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया। तो आप लोग परेशान झूठ मूठ कर रहते हो कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा। अरे कंफ्यूजन तो आप दो अल्टरनेटिव से लिख दो कि हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, और मैं तो पहले भी बता रखा है अगर 30 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट्स में अगर काम चलने वाले तो 2 सॉल्यूशन दे के आओ। अब कुछ लोग बोले सर ये तो एमसीक्यू है, यहाँ से कहाँ 2 सॉल्यूशन, तो ठीक है ना, आप नॉर्मली एनुअल के बेसिस पे, मान लीजिए नहीं लिखा होता, एनुअल बेसिस पे सॉल्यूशन कैलकुलेशन करते, बोलते सर टाइम तो लग जाता, हाँ तो उस केस में टाइम आपका वेस्ट हो सकता था अगर नहीं लिखा होता तो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा 4-5 मिनट एक्स्ट्रा
लगा के आप मंजिल तक पहुंच सकते थे, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। चलो जी, तो हम लोग पहुंचते, इसमें कुछ बताने लायक है क्या? मुझे लगता तो कुछ भी नहीं है कि बताने लायक है। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आइए, इसमें दे दिया गया है और अब कहते हैं कि देखो डिपॉजिट रेट ये भी दिया गया है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का स्ट्राइक रेट दे दिया है और प्राइस दे दिया गया, यानी कि प्रीमियम दे दिया गया। फिर उसके बाद एक्सपायरी पे होने वाले प्राइस भी दे दिया। कहते हैं कि देखो एक्सपायरी पे जाके हमारे जो रेट है इस $1 का, $1 का रेट कुछ भी हो सकता है। 2-3 रेट दे रखा है उन्होंने। उन्होंने बोला कि देखो हमारा रेट 0.78 भी हो सकता है। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि देखो रेट जो हमारा 0.81 भी हो सकता है जी, बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं 0.83 भी हो सकता है जी। और सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 30, 50, 20। कह रहे कि 30%, 50% एंड 20% का आपका प्रोबेबिलिटी भी दे दिया। अब रिक्वायरमेंट पे पहुंचिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। फॉरवर्ड हेज करूं तो क्या होगा? बच्चों वाली बात, फॉरवर्ड रेट। अब आप मुझे बताइए, आपके पास ये क्या था बताइए? रिसीवेबल। तो जो हमारे पास आएगा डॉलर और डॉलर का ही रेट है जो आएगा, हम बेचेंगे, बेचते किस पे? बिड रेट पे। ये रेट अप्लाई होगा तो आपका 0.7910 पे रेट कन्वर्ट कर दीजिए। 20 मल्टीप्लाई बाय 0.7910। मार्जिन वगैरह तो नहीं दे रखा है ना? कुछ भी नहीं है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो हो गया इक्वल टू 15.82। तो हो गया 15.82 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो 15.82 खत्म। अगला बोला गया कि अच्छा मुझे बताइए, what will be the expected spot rate at the end of 6 month and expected cost if no hedging strategy adopted। नो hedging करेगा तो क्या होगा? नो hedging करेगा तो इसमें से कोई भी रेट हो सकता है और कोई भी प्रोबेबिलिटी। तो क्या करोगे? इसको एवरेज करोगे और उस एवरेज के बेसिस पे इसको क्या करोगे? आप कन्वर्ट कर लोगे तो नो hedging स्ट्रेटेजी हो जाता है। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट? तो वही जो एवरेज करोगे, वो जो आपका रेट दिया गया ना, इसको एवरेज कर लीजिए, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हो जाएगा क्योंकि ये हेजिंग नहीं किया गया। और क्या करें कि एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट यानी कि प्रोसीड्स इफ नो हेजिंग। तो वही जो आपका रेट आएगा उस रेट के बेसिस पे क्या करोगे? अमाउंट बता दोगे, यानी कि रेट आएगा। एवरेज करो ना आप, अपने आप आ जाएगा। इसमें क्या करना है मुझे? देखो एवरेज कर दिया, एवरेज कर दिया तो रेट आ गया और उससे अमाउंट निकालोगे, इतना आ जाएगा। तो यही आपके लिए जो है ना, ये आपका आंसर बन जाएंगे। कौन सी वाले? इसमें जो आंसर आने वाला है आपका, इसमें जो आंसर आने वाला है 0.85 और 16.1, 0.85 एंड 16.1, 0.85 एंड ये वाले। ठीक है जी, यही वाले होंगे। आइडेंटिफाई व्हिच ऑप्शन गिव्स द हाईएस्ट प्रोसीड्स। कौन सी ऑप्शन हाईएस्ट प्रोसीड्स देता है? तो अब इसका मतलब तो ऑप्शन का भी अमाउंट निकालना पड़ेगा। चलो फॉरवर्ड का अमाउंट निकाल दिया, नो हेजिंग का अमाउंट आपने निकाल लिया। इसमें नो हेजिंग किया, इसमें फॉरवर्ड किया, तो दो तो अभी निकालना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अब इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ऑप्शन हेज इन पाउंड। ऑप्शन हेजिंग करोगे तो क्या करोगे बताइए? ऑप्शन हेजिंग के अंदर ये रिसीवेबल है तो डॉलर मुझे बेचना है, तो बेचने का राइट चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें बताइए? पुट। तो इसमें पुट यूज होगा, इतने का आपका प्रीमियम जाएगा, ये स्ट्राइक प्राइस होगा। अब मार्केट में अगर रेट नीचे गया, देखो पुट कब एक्सरसाइज होता है? जब मार्केट में रेट नीचे जाएगा। यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज होगा। ठीक है जी, मार्केट नीचे गया है, यहाँ पे लैप्स होगा, यहाँ पे लैप्स होगा। तो होगा क्या? जब एक्सरसाइज होती है तो कौन सी रेट एप्लीकेबल होता है? जो हमारा रेट है स्ट्राइक रेट। तो अब क्या करोगे? इस रेट को, ये तीन जो रेट है ना, इस तीन रेट के बेसिस पे क्या करोगे आप? क्योंकि जब एक्सरसाइज नहीं होता है तो जो मार्केट में रेट है उस पर हम लोग बेचते हैं, है ना? तो लैप्स हो गया तो मार्केट वाले रेट पे बेचेंगे। तो ये रेट और ये रेट, इसको एवरेज करोगे, इसके बेसिस पे जो ऑप्शन आएगा, वैल्यू आएगा ऑप्शन, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21A में आपने किया था, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप एवरेज कैलकुलेट करोगे, वहां से ऑप्शन का वैल्यू आ जाएगा, फिर तीनों में क्या करोगे? कंपैरिजन कर लोगे। तो ये रहा मैंने आपका यहाँ पे जो दे रखा है कि इसमें आपकी जो करेक्ट आंसर आता है ये वाले नो हेज और 15.88, नो हेज और 15.88, यानी कि ये आएगा आपका। और इसमें नो हेज जो है ना, जो आपका ज्यादा बेनिफिशियल आता है वो चेक कर लोगे। एक पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, कुछ बच्चे ने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम वेस्ट किया। उनका कहना ये था क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना आपका कोवेरिएंस जो है ना दिया गया था, तो 9 कॉलम बनाने की जरूरत आपको नहीं था। जब कोवेरिएंस ए और मार्केट के बीच में दे दिया गया है तो 9th कॉलम बना के आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। उसने सही दिया, गलत दिया, जो दिया सो दिया। हमें क्या करना है? ये देखो इसका भी कोवेरिएंस दे दिया गया है और अब आपको CAPM कहते हैं वैलिड है। तो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन चूज द करेक्ट आंसर 11 से लेके 15 तक, 11, 12, 13, 14, 15। तो ठीक है, इसके रिक्वायरमेंट वगैरह आप पढ़ सकते हो। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है क्या देखो,
दो स्टॉक दिया गया है, एक है स्टॉक ए, एक है स्टॉक बी और एक है मार्केट यानी कि निफ्टी। तीन स्टॉक का सारे के सारे रिटर्न दे दिया गया है, तीनों का प्रोबेबिलिटी दे दिया गया है तीन मार्केट के कंडीशन में। पहला क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ द मार्केट। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब वेरिएंस कहां से निकालेंगे, वेरिएंस कहां से निकाले, इसने को वेरिएंस दे दिया है ए के और मार्केट के बीच में, लेकिन वेरिएंस में मार्केट का कैसे निकालूं। तो बस सिंपल सी बात है, आपने जो दे रखा है ना वैल्यू, उसको मैं पहले मीन निकालूंगा, एवरेज करूंगा इसको बेस बना के। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया पहले बताइए, पहले हमने एवरेज निकाल लिया, ये देखो मार्केट का हमने मीन रिटर्न एवरेज निकाला तीनों को प्रोबेबिलिटी यूज करके, और उसके बेसिस पे डेविएशन लिया और डेविएशन का स्क्वायर किया और इसको फिर एवरेज किया, हमारा आ गया 125.40। तो बस 125.40 जो है हमारा पहला पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है जी, तो यही आपका वेरिएंस बन जाएगा, खत्म। अगला पार्ट कहते हैं कि मुझे बताइए बीटा कितना होगा। तो आपको पता है कोवेरिएंस आ चुक दे रखा है, कोवेरिएंस को अगर मार्केट के वेरिएंस से डिवाइड करूं तो बीटा आ जाएगा। तो जो आपका कोवेरिएंस है ए का मार्केट के बीच में वो है 222.70 और मार्केट का वेरिएंस कितना निकाला है आपने 125.40, तो आ जाएगा 122.7 डिवाइडेड बाय 125.4, आ गया हमारा क्या कहते हैं 0.97 यानी कि 0.98 आ जाएगा। ये देखो 0.9784। अच्छा बी का भी पूछा गया तो 0.9784 9785 दो में है। ठीक है, तो अब एक बार उसका भी निकालते हैं। इसका कोवेरियंस कितना दिया गया है 125.40 डिवाइडेड बाय 125.40। अच्छा दोनों 125.40, मार्केट का वेरिएंस भी तो 1 ही आना चाहिए, ये वाले। इसका मतलब इस केस में जो आपके आंसर सही जो आएगा आपका वो ये वाले आएंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि बताइए रिक्वायर रिटर्न ऑफ स्टॉक ए एंड बी। तो रिक्वायर रिटर्न कैसे निकालोगे, सिंपली आपको क्या कहते हैं CAPM यूज करना है। बीटा आपका ऑलरेडी निकल चुका है, बीटा को यूज करा, CAPM आ गए, RB का निकल गए 9%। तो इस केस में जो आपके आंसर आएंगे ना यह आ जाएगा 8.97 और 9, 8.97 एंड 9, 8.97 एंड 9, 9785। तो इस केस में जो आपका आंसर आएंगे ना वो आएगा ये वाले डी वाले। बेस्ड ऑन कैलकुलेटेड अल्फा ऑफ स्टॉक ए एंड बी इन द अबव केस सिनेरियो। अब आपको क्या करना है, देखो ये आपका आ गया चाहने वाले, जो चाहा हमने, और जो मिलने वाला रिटर्न है वो ऑलरेडी आपको पता होगा, इसके एवरेज करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनका एवरेज करके हम निकाल लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये लो हमने जो दिया हुआ रिटर्न था उसको एवरेज कर लिया और चाहने वाला रिटर्न तो हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ था 8.75। तो कितना आ गया अल्फा निगेटिव और इसका अल्फा कितना आ गया पॉजिटिव। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि आप बताइए बेस्ड ऑन द अल्फा ऑफ स्टॉक ए एंड बी इन द above case scenario which of the following statement is correct for purchase और सेल ऑफ स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। अब आप मुझे बताइए हमारा अल्फा ए का क्या आया है निगेटिव, निगेटिव अल्फा बेकार स्टॉक होता है, बेचना चाहिए, स्टॉक ए को बेचना चाहिए, और पॉजिटिव अल्फा अच्छा होता है, स्टॉक बी को खरीदना चाहिए। ए बेचना चाहिए, बी खरीदना चाहिए। कह रहे कि स्टॉक ए का अल्फा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है भाई निगेटिव है। ठीक है, तो ये आपका वैसे ही गया। अब कह रहे कि स्टॉक ए एंड बी है पॉजिटिव अल्फा, दोनों का तो है नहीं, ये भी गया। स्टॉक ए हैज निगेटिव अल्फा, हाँ स्टॉक ए का अल्फा निगेटिव है, बिल्कुल सही। वाइल स्टॉक बी हैज पॉजिटिव अल्फा, सही है, पॉजिटिव अल्फा है बी का। और दिस मीन्स स्टॉक ए इज ओवर प्राइस्ड, तो जिसका अल्फा निगेटिव होता है बेकार होता है, ओवर प्राइस्ड होता है, बेचना चाहिए, परफेक्ट है। और बी पॉजिटिव अल्फा मतलब अंडर प्राइस्ड होता है। अब ये सब चार ऑलरेडी लॉजिक दे रखा है, देयरफॉर सेल स्टॉक ए एंड परचेज स्टॉक बी, परफेक्ट। यानी कि इसकी जो आंसर है ना ये आपका सी आने वाला है। ठीक है, इसकी जो आंसर है ना आपका ये सी आने वाला है, ए निगेटिव और ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है जी, अगला क्या है, कह रहे व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ऑलरेडी हमने निकाल लिया था ना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज ऑफ स्टॉक। अब यहाँ देखो एक्सपेक्टेड वर्ड से नहीं जाना है, फेयर नहीं है ये, आपको देखो रिस्क बेस्ड रिटर्न तो ऑलरेडी वो निकलवा लिया ना, रिक्वायर रिटर्न रिस्क बेस्ड रिटर्न ऑलरेडी निकलवा लिया। तो अब ये जो होगा ये कौन सी वाला रिटर्न होगा, ये जो है आपका वो गिवन जो रिटर्न है उसका एवरेज, यानी कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड एवरेज को एक्सपेक्टेड बोलते हैं ना, वो वाले एक्सपेक्टेड की बात कर रहा है। तो ये जो हमने अभी निकाला था ना एवरेज करके, कहाँ गए ये वाले, ये जो एवरेज करके निकाला था ना 7.7, ये होगा 7.7 और इसका होगा 10, 7.7 और 10 ये होगा आपका।
ठीक है, 7.7 और 10 जो है ना, 7.7 और 10, ये सी वाला आंसर जो है ना इसका आपका करेक्ट होना चाहिए, 15 का सी, 15 नंबर सी। ठीक है, 15 नंबर का आंसर जो है आपका सी होना चाहिए। तो यही था आपका, क्या बताइए, एमसीक्यू। तो बस एमसीक्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। अब डिस्क्रिप्ट में ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा नहीं मुझे, क्योंकि ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस आप लोगों का किया हुआ है। आपको याद होगा करंट डिविडेंड, इक्विटी, ग्रोथ रेट, कैलकुलेट प्राइस ऑफ शेयर। इसमें एक चीज मैंने बता रखा था, इसमें आपको डिस्क्लेमर भी लिखवाया हुआ था कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये इसमें तो बहुत सारे डिस्क्लेमर है, बट अभी मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर आरओई जो दिया गया है ना, इफ पॉसिबल यूज ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। तो जो इस पॉइंट में जो आपको ओवर प्राइस अंडर प्राइस पूछ रहा है, उसके अंदर हम लोगों ने इसी को आरआर अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो डिस्काउंट रेट लेना है ना, वो डिस्काउंट रेट आपको 8% अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। पी मल्टीपल अप्रोच करना है, तो 1 डिवाइड बाई 0.80, जैसे p मल्टीपल तो 1.08, यानी किसी को रिक्वायर्ड टर्न अज्यूम करोगे तो 1.08 अगर हम लोग लेते हैं तो ये आ जाएगा 12.5 का। और अर्निंग ग्रोथ मॉडल में भी जो आपका E1 डिवाइडेड बाई आर माइनस जी, यानी कि डिस्काउंटेड माइनस जी लोगे, तो ग्रोथ तो यही रखोगे आप 2% का, लेकिन डिस्काउंटेड जो लोगे ना आप 8%, क्योंकि ये डिस्काउंटेड आप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपका यूज नहीं होगा, वही डिस्क्लेमर वाले क्वेश्चन होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। अब इसमें ज्यादा कुछ हमें बहस करने लायक मुझे दिखता नहीं है। अब मैं इसमें क्या दिखाऊं सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन क्या दिखाऊंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट थोड़ा ना करना है मुझे। और मुझे ये भी थोड़ा ना दिखावा ज्यादा करना है कि अरे देखो मेरे पास तो सारा है। अरे भाई मेरे बुक से आ रहा है, सब टीचर के बुक से आता है। भाई जितने भी पास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है कोई फैकल्टी छोड़ देगा क्या? वो तो बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है कि भाई सारे क्वेश्चन हमारे बुक से, सबके बुक से होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उसी में आप कितना सही कर पाते हो कितना गलत कर पाते हो वो चीज है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। कुछ भी इसमें नया नहीं था, फाइनेंशियल लीवरेज शायद दिया गया, हाँ जी, फाइनेंशियल लीवरेज वाले क्वेश्चन ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आपको करा रखा है। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज, हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का भी। ये देखिए, ईबीए कैलकुलेट करना है। फाइनेंशियल लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको इक्विटी दिया गया है, रिजर्व दिया गया है, डिवेंचर दिया गया है, इक्विटी का कॉस्ट है, इनकम टैक्स रेट दिया गया है। तो सब कुछ सेम ही तो है, तो हम इसमें क्या करें बताओ, कुछ भी करने लायक है ही नहीं। फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ 1.6 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिवेंचर, रिजर्व, इक्विटी, ठीक है, इनकम टैक्स रेट हो गया। इसमें कुछ भी मुझे बताने लायक नहीं है। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट का थियरी है। अगेन इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर इंडिपेंडेंट, तो इस केस में आर लेना है आपको 0, और आर अगर 0 लेना है तो क्या होगा बताइए, सिग्मा आर, दो सिक्योरिटी है ना, सिग्मा आर लेना है, वेट आर लेना है, इसका स्क्वायर करोगे प्लस सिग्मा एस, वेट एस, इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे इंडिपेंडेंट के केस में। और अगर परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन है तो आर हो जाएगा आपका -1, और परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है तो आर हो जाएगा +1। तो +1 के केस में क्या करोगे, ये प्लस ये, -1 के केस में ये माइनस ये, और 0 के केस में स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करोगे। बस इससे ज्यादा आसान आपको कुछ मिलेगा नहीं। 6 मार्क्स जो है ना फ्री का मार्क्स मिल रहे। क्वेश्चन नंबर 1 का ये ऑलरेडी ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दे रखा होगा मैंने। ठीक है, अर्निंग ग्रोथ मॉडल, हाँ ये एक चीज मैंने जो अभी बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि अर्निंग ग्रोथ मॉडल नहीं होता है, क्यों नहीं, इज नॉट करेक्ट मॉडल। प्राइस इज पीवी ऑफ इनफ्लो, हेयर वी कंसीडर, तो ऑलरेडी आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं क्लास में ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर रहा हूँ इस पे, यहाँ पे टाइम वेस्ट करना कोई इरादा नहीं है मेरा। इसमें भी कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, मुझे कुछ डिस्कशन करने लायक है ही नहीं। ठीक है, हाँ इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर देता हूँ एडवांस कैपिटल वेस्टिंग में। आइए, BC Limited is contemplating on buying a new machine 70 lakh with an additional working capital requirement of 10 lakh का। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि आपको यहाँ पे एक मशीन बाई करने का सोच रहे हो 70 लाख वाले। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज अलग है, इसीलिए पे इस पे मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ। -70 लाख का मैंने क्या किया बताइए, मशीन में लगाए हुए थे एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 10 लाख। 10 लाख का वर्किंग कैपिटल, ये हो गया हमारा मशीन। अब कह रहे हैं द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव, द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ठीक है, 5 ईयर का लाइफ भी आ गया इसमें।
अब आगे क्या कह रहे देखिए, उथनो सैल्वेज वैल्यू, यानी कि इसकी जो सैल्वेज है वो कितना हो जाएगा हमारे लिए 0। फिर कह रहे द कंपनी फॉलोज द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड सेम इज एक्सपेक्टेड फॉर एक्सेप्टेड फॉर टैक्स पर्पस। तो ठीक है, 70 मिलियन को हम लोग अगर डेप्रिसिएट करेंगे तो 70 मिलियन है ना, नहीं लैक्स है, 70 लैक्स है, तो 70 डिवाइडेड बाई 5 ये आपका 14 का डिप्रेशन चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, डिप्रेशन जो होगा हर साल 14 लाख का होने वाला है। यही डिप्रेशन जो है ना हर साल आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एन इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन बिफोर टैक्स कैश ऑपरेटिंग इनकम ऑफ कैश ऑपरेटिंग इनकम। कैश में ऑपरेटिंग इनकम याद रखना, तो ऑपरेटिंग इनकम होता है टैक्स से पहले की प्रॉफिट, इंटरेस्ट भी पेमेंट करने से पहले के प्रॉफिट। ठीक है, अब कैश ऑपरेटिंग इनकम है तो इसमें डिप्रेशन भी माइनस नहीं हुआ होगा, तो ईबीडीटी बोल सकते हो, ईबीडीआईटी बोल सकते हो इन रियल टर्म। ठीक है जी, हमें मिल गया ईबीडीआईटी मिल गया हमारे को कितना बताइए, 25 लाख रियल टर्म में पर ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी कि हर साल आपका सेम आने वाला है। द रेलिवेंट टैक्स रेट इज 35%, इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 6% पर ईयर एंड द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन रियल टर्म इज 10%। अच्छा, assuming that the working capital requirement will remain unchanged throughout the period in spite of the inflation, यानी कि ये वर्किंग कैपिटल 10 है तो यहां भी 10 रहेगा, यहां भी 10, 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 मतलब एडिशनल आपको और कोई आउटफ्लो नहीं होगा। इसका मतलब लास्ट में जाके जो हमारा वर्किंग कैपिटल से जो पैसे मिलेंगे वो कितना मिलेगा बताइए, वो भी मिलेगा हमारे को 10 लाख का वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा। अब कह रहे कि एडवाइज द कंपनी वेदर द मशीन शुड बी परचेज्ड और नॉट, सो योर एनपीवी कैलकुलेशन इन रियल टर्म। भाई तो जब रियल टर्म में ही हमें सारे कैलकुलेशन करने हैं तो इस इन्फ्लेशन को क्या करूँ जी, ये जो इन्फ्लेशन दिएगा इसका तो यूज ही नहीं होगा। बोलो कैसे, कैश फ्लो भी रियल टर्म में, डिस्काउंट रेट भी रियल टर्म, तो दोनों जब रियल टर्म में मिल ही गया, ये देखो 10% का आपको रियल टर्म में हमें डिस्काउंट रेट भी दे दिया गया है, तो फिर कुछ करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, याद रखना। और बाकी कुछ करना नहीं है, क्योंकि जब रियल टर्म में नहीं लिखता तो कोशिश करते कि हम इन्फ्लेशन के एडजस्ट करके तो हम क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि यूज कर ले सारे इन्फॉर्मेशन, बाकी तो और कुछ है नहीं। और फी फैक्टर, हाँ ठीक है, तो बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल की क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था। तो अब क्या करना है बताइए, अब ये जो आपका ईबीडीआईटी है आप इसमें से सीधा क्या माइनस कर दो बताइए, अब सीधा माइनस कर दो 35% टैक्स, तो 25 माइनस 35% कितना हो गया, 16.25 का आपका पोस्ट, इसमें से 30% हटा देंगे तो 16.25 आ जाएगा। ये तो बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन थे, इसमें इतना बच्चों वाले क्वेश्चन, पूरा पेपर ही बच्चों वाले थे, क्या बोल सकता हूँ बताओ ना। रियल ईबीडीटी दे दिया, इसमें से हमने सीधा टैक्स माइनस कर दिया, टैक्स गलत हो गई ना, अब गलतियों को सुधारो। जो आपका 14 लाख का डिप्रेशन था, अभी निकाला था हमने 14 लाख का डिप्रेशन, तो ये जो 14 लाख का डिप्रेशन है उस पर कितने का टैक्स सेविंग होगा, 35% का, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 35% 4.9 का है ना, तो 4.9 जो है ना यहाँ पे आपका ऐड कर देना है, क्योंकि ये टैक्स गलत चला गया ना, ईबीडीटी पे हम तो कभी टैक्स देते नहीं है, तो इस पे जो गलत टैक्स गया उसको एडजस्टमेंट कर दीजिए, तो हमारा रियल टर्म में सीएफएटी आ गया, इसको पीवी में कैलकुलेट कर दीजिए, एनपीवी आ गया। कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके जी, अगला क्वेश्चन ये जो है ना आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 32.6 है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कहते हैं कि आपके पास एक्सेस कैश है 50 लाख का, which want to invest in short term marketable security, यानी कि आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाने जा रहे हो, और ये जो पैसे इन्वेस्ट करोगे ना उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट पे जो आपका एक्सपेंडिचर आने वाला है 1,25,000 एंड द सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट विल हैव एनुअल यील्ड ऑफ 9% का। आपको एडवाइस देना है कि अगर 5% का रिटर्न अर्न करना है तो कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करोगे। अच्छा, अब ये देखो, ये कह रही कि 1 साल तक अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है बताओ, इसमें जो रिटर्न मिलने वाला है ना ये 9% का। अच्छा जी, और मुझे बताइए, मुझे 5% तो पहले ही मिल जाएगा, कम पीरियड के इन्वेस्टमेंट भी तो 5% मिल जाएगा, तो वो पीरियड पूछ रहा है कितने दिन में 5% कमा लोगे, और आपको ये भी कमाना है कितना बताइए, 1,25,000, तो ठीक है
1,25,000 लगा कितने रहे हो बताइए, 50 लाख। तो 50 लाख पे आपको कितना कमाना पड़ेगा, एक तो पहले 5% कमाना पड़ेगा, तो 50 लाख का 5% आपको 2.5 लाख कमाना होगा, 2,50,000। तो 2,50,000 आपको प्रॉफिट कमाना है और खर्चे के लिए भी कमाना है 1,25,000। तो टोटल आपको प्लस 1,25,000 टोटल आपको 3,75,000 कमाना है जी। कितना कमाना है, 3,75,000। ये देखो, तो 3,75,000 का रिटर्न कितने दिन में आ जाएगा, तो निकालिए कितने दिन में आ जाएगा। 9 पर एक साल में आप 4,50,000 कमाते हो, तो 4,50,000 12 मंथ में कमाते हो, तो 3,75,000 कितने दिन मान कर लेंगे, 10 महीने में। तो 10 मंथ जो है ना आपका इसके आंसर आ जाता है। और कह रही कि एज टू द मिनिमम पीरियड टू ब्रेक इवन हिज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ब्रेक इवन करना है, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उस केस में क्या होगा बताइए, आपकी कमाई तो 1,25,000, इनके खर्चा रिकवर हो जाए, बात खत्म। तो इसके लिए 3.3 मंथ में आप कहाँ पे आ जाओगे, ब्रेक इवन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें आपको जो है क्या कहते हैं, इंडिया में आके सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, ट्रांसफर प्राइस दिया गया होगा क्वेश्चन में। ये जो है ना ट्रांसफर प्राइस, आपको याद होगा कि जब अपनों के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं तो वहां पे लोगों क्या करते हैं, रिलेट वहां पे सस्ता रेट पे बेच दिया जाता है। तो हमने बताया था कि आपको फेयर प्राइस जो है वो कंसीडर करना है। तो बहुत आसान वाले क्वेश्चन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कितने बार बोला गया था कि आने की चांसेस आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑलरेडी क्लास में सॉल्व किया हुआ है, कुछ भी इसमें नया है ही नहीं जो मैं इसमें कुछ डिस्कशन करूं। इवन देखोगे तो नो विथहोल्डिंग टैक्स दे रखा है, जबकि हमारे क्वेश्चन के अंदर विथहोल्डिंग टैक्स भी था। तो कुछ भी डिस्कशन करने की जरूरत है ही नहीं। यानी कि सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम लोग, तो ट्रांसफर प्राइस में क्या होगा, यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, 4 मिलियन दे रहे हैं, इसको आप रुपये में कन्वर्ट कर दीजिए और आप देख लीजिए जितना डेवलपमेंट कॉस्ट आ गया माइनस कर दीजिए, इसमें ये प्रॉफिट आ गया, इस पे से टैक्स माइनस कर दो, ये अमाउंट है उसका जो आप अपना लेके चला जाएगा। तो रिपैट्रिएशन अमाउंट को फिर डॉलर में कन्वर्ट कर दीजिए इतना आपका डेवलपमेंट कॉस्ट आ जाएगा और प्रॉफिट है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, डिसीजन दे देना है। मर्जर का भी क्वेश्चन बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं, प्री मर्जर ईपीएस पूछा गया है। अब ईपीएस जब पूछा गया है तो कैसे निकालोगे बताइए। प्री मर्जर अगर ईएटी आ जाए तो उसके बेसिस पे हमारा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, ईपीएस आ जाएगा, प्री मर्जर ईपीएस। तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में पी रेशियो दिया गया है, ईपीएस 1 का दिया गया, इसका ईपीएस निकालना है, इसका नंबर ऑफ शेयर दिया गया, इसका ईएटी नहीं है, और मर्ज कंपनी का ईपीएस दिया गया है क्वेश्चन में। तो ठीक है, मर्ज कंपनी के ईपीएस से हम लोग मर्ज कंपनी का ईएटी निकाल लेंगे, उसमें से इसका ईएटी हटा देंगे तो बच जाएगा इसका, और इसका नंबर ऑफ शेयर दिया गया, ईपीएस आ जाएगा। बहुत आसान है ना। और अगले बार कितना नंबर ऑफ शेयर इश्यू करोगे, जबकि बोला गया है कि इसमें प्री मर्जर ईपीएस टू बी मेंटेन, ध्यान रखना यहाँ पे कह रहे कि प्री मर्जर ईपीएस टू बी मेंटेन्ड। और आपको पता होगा कि ईपीएस अगर डाइल्यूट नहीं होना है तो आपका एक्सचेंज रेशियो किस पे बेस्ड होता है, ईपीएस पे बेस्ड एक्सचेंज रेशियो होता है। तो बस एक लाइन करके आप ईपीएस बेस्ड एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेशन कर दीजिए और वही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं वो वेरीफाई करके दे सकते हो कि देखो इस एक्सचेंज रेशियो पे हमारा जो, अच्छा इसमें वेरीफाई करना नहीं है, नंबर ऑफ शेयर पूछा गया जहां पे ईपीएस जो है ना चेंज नहीं होगा। तो एक्सचेंज रेशियो ईपीएस को बेस बना के कर दीजिए और नंबर ऑफ शेयर तो अपने आप आ जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। एक क्वेश्चन है आपका इसमें म्यूचुअल फंड का डिविडेंड इक्वलाइजेशन वाले क्वेश्चन नंबर 2 का ही, कुछ भी मुझे इसमें जो प्रॉब्लम जो पहले से था पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रिसिएशन का, वो अभी भी ये प्रॉब्लम है ये, क्योंकि इसको हम लोग नहीं लेते क्या कहते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन में। तो ठीक है, सब कुछ इसमें सेम है, इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, रीपर्चेज प्राइस, नेट एसेट्स वैल्यू एट द, यानी कि सारा का सारा 100% सेम, सिर्फ वैल्यू क्या है यहाँ पे अलग है। तो कुछ बताने लायक है ही नहीं इसमें अगेन। हाँ, इस नए वैल्यू के हिसाब से आपका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, आप उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। जिसमें कुछ डिस्कशन करने लायक नहीं है उसे मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो सकता है, क्योंकि ये जो दे रखा है ना इसमें अनलिवर्ड बीटा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री बेंचमार्क, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो सकता है। अब मुझे नहीं पता सजेस्टेड में क्या आएगा, क्योंकि ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, ये मैं अगर आपको अपने क्वेश्चन पे पहुंचा के दिखा दूं तो देखो क्वेश्चन तो सब कुछ सेम है इसमें, ठीक है। ये नया क्वेश्चन भी नहीं था, ये सप्लीमेंट्री स्टडी मैट 2016 में इंस्टीट्यूट ने डाला हुआ था। हाँ, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन नया लग सकता है अगर आपने स्टडी मैट का यानी कि पुराने स्टडी मैट का क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। हमारे बच्चों के लिए तो ये क्वेश्चन नया नहीं था, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सब कुछ सेम है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ब्रेक इवन अचीव द कंपनी रीच्ड इट्स ब्रेक इवन पॉइंट दिस ईयर, EBITDA है 110 लाख पे। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। Jio is a small to medium sized privately held company specialized in
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड इज सीकिंग एडिशनल इन्वेस्टर्स के लिए ढूंढ रहा है वो। बिलो आर द की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स टू असिस्ट इन इवेल्युएटिंग द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। ओके जी, अब देखिए इसमें EBITDA आपका 110 लाख दे रहे हैं, इंक्लूडिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन ऑफ 16 लाख का। पेंडिंग एडजस्टमेंट है 38 लाख इज प्रिमिनरी सेल्स प्रमोशन कॉस्ट, ठीक है। और अनलिवर्ड बीटा दे रखा है 1.5, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है, रिस्क रेट दे रखा है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, यानी कि RM हो गया आपका। और इक्विटी वैल्यू लिख के दिया है, खास करके इक्विटी वैल्यू नहीं है, एंटरप्राइज वैल्यू होता है ये भी। एंटरप्राइज वैल्यू इज टू बी टेकन एज द मल्टीपल ऑफ 8 ऑन द EBITD। देखिए सब कुछ सेम से फिर से पढ़ते हैं हम लोग। देखो कंपनी हैज अचीव्ड ब्रेक इवन दिस ईयर, यही चीज है, अभी अभी इस साल ब्रेक इवन अचीव किया है। आगे क्या कह रहे क्वेश्चन में, कह रही कि देखो हमारा EBITDA कितना है 90 का, इसने EBITDA कितना दिया बताइए 110 लाख का, हमारे क्वेश्चन में कितना था 90 का। आगे बढ़ते हैं, कह रही कि देखिए लिवरेज्ड बीटा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स इज 1.8। यहाँ पे बस इसने लिखा है अनलिवर्ड बीटा, इसने बोला है कि अनलिवर्ड बीटा 1.5 है बेस्ड ऑन दिस इंडस्ट्री बेंचमार्क। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडस्ट्री का बीटा जो होता है ना, आपको याद कीजिए पोर्टफोलियो का चैप्टर, पोर्टफोलियो में क्या बोला गया था कि इंडस्ट्री में हमारा जो मैच होती है ना, हमारा बिजनेस की ऑपरेशन मैच होता है, मतलब हमारा रिस्क और इंडस्ट्री का रिस्क बीटा असेट्स मैच होता है, बीटा इक्विटी नहीं। तो इसको आपको क्या लेना है बताइए, बीटा असेट्स अज्यूम करना है इसको, और ये हो जाएगा आपका 1.50, ठीक है। अब आपको बीटा इक्विटी कैलकुलेट करना है, तो होप आपको याद आ रहा होगा, अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं 2 मिनट के लिए याद दिला दूं आपको। ये देखिए बीटा एसेट्स आपको याद आ रहा होगा कि 2 प्रोजेक्ट है, दोनों का बीटा एसेट्स को अगर वेटेड एवरेज कर दिया तो एसेट्स आ गया। अब ये जो होते हैं इन दोनों का इक्विटी और डेट का अगर एवरेज कर दे तो हमारा क्या आ जाता है बताइए, बीटा एसेट्स। और आपको याद होगा कि जब प्रॉक्सी एंटिटी की बात करते हैं, जब हम नहीं होते तो हमारा अपना बीटा तो निकल नहीं सकता, तो हम पड़ोसी के बीटा को अपने बीटा की तरह यूज करते हैं, और उसमें हम क्या अज्यूम करते बताइए, बीटा एसेट्स लेते हैं। तो हमने यही बोला था कि हम लोग बीटा एसेट्स यूज करते किसका, इंडस्ट्री का। क्वेश्चन है साइलेंट, चलो कोई नहीं, यहाँ पे होगा। अब इतना सारे लैंग्वेज कहाँ से पढ़ूं मैं कि बीटा एसेट्स हम अज्यूम करते प्रॉक्सी बीटा। ये रहा लिख के देखो, ऑलवेज यूज बीटा असेट्स ऑफ प्रॉक्सी एंटिटी टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। तो वही अनलिस्टेड कंपनी का वैल्यूएशन हो रही है, यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी है, ये अनलिस्टेड कंपनी का वैल्यूएशन चल रहा है। तो बीटा एसेट्स आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बीटा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय इक्विटी प्लस डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट का मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी, और प्लस बीटा ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी, है ना। और ये इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, बीटा एसेट्स, यही करते हैं ना। तो बीटा एसेट्स आपका 1.5 आ गया। अब इसमें कुछ ना बोला गया तो बीटा एसेट्स हम लोग क्या लेंगे बताइए, बीटा डेट लेंगे 0, तो 0 लेंगे तो ये पार्ट भी आपका हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0। अब इसके साथ जो होगा ना हमारा क्या निकल के आ जाएगा बताओ, ये 1.5। अब इसके बेसिस पे हमारा निकल के आ जाएगा, क्या कहते हैं, बीटा ऑफ इक्विटी। कैसे, क्योंकि इक्विटी का देखो ना वैल्यू दे रखा है, डेट है 30 का, इक्विटी आपका 70 का, तो इक्विटी रखोगे आप 70 यहाँ पे, और ये रखोगे 70, और ये रखोगे आप 30 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना दे रखा है बताइए, टैक्स रेट आपका दे रखा है 30% का, यानी कि 0.30 का। तो इस केस के बेसिस पे इस तरीके से बीटा एसेट्स आ जाएगा, सॉरी बीटा इक्विटी आ जाएगा, और उस इक्विटी बीटा इक्विटी को यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी और फिर कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे दे रखा है, कॉस्ट ऑफ डेट, ये देखो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है आपको यहाँ पे, तो उसको पोस्ट टैक्स कर देंगे तो WACC आ जाएगा। वो WACC के बेसिस पे क्या करना है बताइए, डिस्काउंट करेंगे इसको, डिस्काउंट करने के बाद हमारा क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ कंपनी आ जाएगा। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी, वैल्यू ऑफ कंपनी निकालना है, यानी कि इक्विटी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो निकल के आ जाएंगे हमारा, है ना। तो WACC पहले निकालना है, तो यही चीज हमने यहाँ पे कर रखा है आपको, ये देखो कहाँ गए, ये देखो पहले हमने क्या किया, 1.5 इज इक्वल टू ये वाले वैल्यू यूज कर लिए, इससे हमारा बीटा इक्विटी आ गया। अब रिस्क फ्री रेट दे रखा था, CAPM यूज करके KE निकालेंगे, KD दे रखा है, WACC आ गए, और जो वैल्यू है उसको प्रेजेंट वैल्यू में निकाल देंगे, आ गया हमारा वैल्यू। अब इसमें 2 तरीके से वैल्यू आता है, एक वैल्यू जो है ना एक थोड़ा अलग तरीके से आएगा इसमें, एक वैल्यू कौन सी आएगा देखो,
एक बोला गया था कि एंटरप्राइज वैल्यू जो है ना मल्टीपल 8 टाइम्स ऑफ EBITDA भी होता है, 8 टाइम्स ऑफ EBITDA। और इक्वेशन में EBITDA दे रखा था आपका 110, तो 110 का 8 टाइम्स आपका, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यू निकल के आएगा, एक वैल्यू इसको EBITDA का 8 टाइम्स करके और एक वैल्यू जो है ना इसका डिस्काउंटिंग करके। तो वही चीज है ना, दो बार निकालना है आपको। एक वैल्यू देखो आप, वैल्यू बेस्ड ऑन EBITDA, तो इसमें आपको 8 टाइम्स ले लेना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो एडजस्टमेंट है ना, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते वो आगे नहीं होते, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को क्या करना है, ये सॉरी 16 को हटा देना है, और ये जो आपका पेंडिंग एडजस्टमेंट है 38 लाख का वो भी हटाना है। इसमें जो एक दिक्कत है इसके जो पेंडिंग एडजस्टमेंट कह रहे हैं कि 38 लाख इज प्रिलिमिनरी सेल्स प्रमोशन कॉस्ट आर एट टू बी रिटेन ऑफ। होता क्या है, जो हमारे बैलेंस शीट में ये खास करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो ये जो EBITDA है ना, इसमें कह रहे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इंक्लूड है, और फिर पेंडिंग एडजस्टमेंट इतना कह रहे कि ये भी हमारा जो है ना होने वाला भी बाकी है। इसमें कायदे से होता क्या है कि ये लाइफ टाइम में राइट ऑफ होता है। ये क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन है उसमें भी दे रखा है, ये प्रॉब्लम मैंने आपको डिस्क्लेमर में लिखवा भी रखा है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। क्या है कि देखो, हंसे लिमिटेड हैज अ कॉस्ट ऑफ, सॉरी ये नहीं है, ये देखो यहाँ पे कह रहे कि देखिए द पोटेंशियल राइट ऑफ अ प्रिलिमिनरी सेल्स प्रमोशन कॉस्ट 20 आर स्टिल पेंडिंग। अब मेरा ये मानना रहता है कि देखो ये हमारा एनुअल है प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट दिया गया वो एनुअल है, कौन सी वाले, ये हमारा एनुअल EBITDA है, जिसमें से 16 लाख का एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है, तो आगे नहीं होगा, तो आगे नहीं होगा, तो आगे मेरा EBITDA कितना होगा 110 माइनस 16। अब ये जो है ये मैं राइट ऑफ करूंगा तो आगे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। इंस्टीट्यूट ने जो पुराने सॉल्यूशन है ना इसमें पूरा 20 एनुअल में माइनस कर रखा है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी तक तो बस सप्लीमेंट्री स्टडी में 2016 में इंस्टीट्यूट ने इशू किया था, वहां पे इंस्टीट्यूट ने लिया, मैंने इसमें ज्यादा रिस्क बोला कि ठीक है जैसे है सॉल्यूशन वैसे दे दो। और मुझे जो लगता है इसकी जो सजेस्टेड आएगा ना उसमें इंस्टीट्यूट ये -38 पूरा करेगा, जबकि कायदे से क्या होना चाहिए इसमें, लाइफ पता चल रहा है क्या, हाँ जैसे इसमें 3 साल है, 3 ही साल का तो लाइफ है, तो 3 ईयर में ना इसकी जो राइट ऑफ होना चाहिए था 38 डिवाइडेड बाय 3, एक साल में 12.67 का राइट ऑफ होना चाहिए था। तो एनुअल प्रॉफिट है तो एनुअल राइट ऑफ वैल्यू माइनस होना चाहिए था, लेकिन जो इंस्टीट्यूट की सजेस्टेड आएंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है वही सप्लीमेंट्री स्टडी में 2016 वाले, तो सॉल्यूशन भी तो वही सेम देगा ना, तो सॉल्यूशन अगर सेम देगा तो इंस्टीट्यूट -38 ही करेगा। इसलिए मैं जो अभी आपको सॉल्यूशन दिया हूं वो 38 करके दिया हूं, ठीक है 56 और इसका 8 टाइम्स। तो अभी तो मैंने सजेस्टेड यही दिया हो आपको कि 58 का कितना टाइम्स कर दो, चलिए 56 का 8 टाइम्स, ये आंसर दिया हूं। लेकिन हो सकता है ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है, क्योंकि एनुअल वैल्यू माइनस होना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है कि करेक्ट वैल्यू अभी तो सजेस्टेड यही आएगा, आप यही करके आते, लेकिन अगर मान लीजिए कल के डेट पे इंस्टीट्यूट अगर करेक्शन करने की कोशिश करे तो 38 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स में ना इसको राइट ऑफ करना चाहिए था, क्योंकि ये एनुअल प्रॉफिट है, तो एनुअल जो आपका वैल्यू राइट ऑफ होगा वो आपको माइनस करना चाहिए। और अगर बोलोगे वन टाइम राइट ऑफ कर दो तो वन टाइम राइट ऑफ करोगे तो हर साल इतना बनेगा नहीं, फिर एक साल आपका बनना चाहिए आपका इतना, और फिर बाकी का तो पूरा होना चाहिए इतना फिर आपका, तो फिर कैसे निकालोगे, दो अलग अलग वैल्यू 8 टाइम्स दे रखा है तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो ये चीज बनता है आपका ये वाले वैल्यू, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 2 का ये इनिशियल मार्जिन वाले अलग अलग डेट का प्राइस दे रखा है। अब इसमें 10% का इनिशियल मार्जिन दे रखा है। अब जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनता है निफ्टी फ्यूचर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, है ना। निफ्टी फ्यूचर प्राइस इज 25,400, तो 25,400 मल्टीप्लाई बाय 50 का लॉट साइज है मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये देखा जाए आपका तो 12,70,000, 12,70,000 का क्या हो गया बताइए, ये आपका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ गए। और लॉन्ग पोजीशन बनाया आपने 2 लॉट में, तो मल्टीप्लाई बाय 2 आपका ये आ जाएगा 25,40,000 का। अब इस पे आपका 10% का इनिशियल मार्जिन देना है। आप चाहो तो पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10% का इनिशियल मार्जिन तो 12,70,000 मल्टीप्लाई बाय 10% आपका 127,000, एक 1,27,000 के इनिशियल मार्जिन जाएगा, जिसमें से 80% जो आपका मेंटेनेंस मार्जिन है, तो आपका मेंटेनेंस मार्जिन जो आ जाएगा 101600 का, तो ये मेंटेनेंस मार्जिन हो गया। अब आपको क्या करना है बताइए, लॉन्ग पोजीशन बनाए 2 लॉट पे
ऑफ निफ्टी फ्यूचर एट प्राइस दिस वन पे। तो अब देखो 25,400 पे आपने किया है और 25,400 से प्राइस कहाँ गया बताइए, 25,520 पे। आपने कौन सी पोजीशन बनाए बताइए, लॉन्ग पोजीशन, मतलब आपने खरीदा है। तो खरीदा है और मार्केट में प्राइस क्या हो रहा है बताइए, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो फायदा होगा, कितना गेन होगा बताइए, 520 पे जा रहा है 400 से, तो 120 बढ़ा, इंक्रीज मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 50 का लॉट और 2 लॉट है इसमें, इतने का फायदा हो जाएगा आपका। और ये फायदा आपका गेन हो जाएंगे, किस में ऐड होगा बताइए, हाँ क्या कहते हैं, मार्जिन में आपका ऐड हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। ये देखो 120 का आपका गेन कहाँ हुआ है, प्राइस चेंज पर शेयर 120, अच्छा हाँ 120, 50 और 2, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 2, 12,000 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे गेन हो जाएगा। तो इससे आपका मार्जिन जो है ना, इनिशियल मार्जिन जो था ना, वो आपका इनिशियल मार्जिन 2 लॉट का 25,000 2 लॉट 50 का रेट मल्टीप्लाई बाई 10%, 2,54,000, हाँ वही होगा, 127 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 2 टाइम्स, तो यही आ जाएगा 2,44,000। तो जो 2,54,000 का आपका मार्जिन है वो आपका इतने से बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे लॉस होगा कैसे, अब यहाँ पे देखो आपका जो प्राइस है 520 से 390 पे जा रहा है ना, 520 माइनस 390, 25 तो 25 ही है, 130 का लॉस हो रहा है। तो 130 का लॉस, तो लॉस से आपका घट जाएगा। और तब तक आपको मार्जिन ऐड नहीं करना है जब तक ये वैल्यू 80% यानी कि इसका मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 101,600 मल्टीप्लाई बाय 2, अरे बच्चों वाली क्वेश्चन, 203,200, 2,03,200, इससे नीचे ना गिर जाए 2,03,000, ये देखो यहाँ पे गिरा 2,03,000 के नीचे। तो यहाँ पे आपको मार्जिन इतना ऐड करना है कि इनिशियल मार्जिन तक पहुंचाना है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन जो था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 11.1 है। ये क्वेश्चन सीए के स्टूडेंट के लिए, मतलब हमारे अलावा और भी जो स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा सा नया लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा, हमने तो इसलिए पढ़ा हुआ है क्योंकि ये रहा देखो इंटरेस्ट रेट फ्लोर में, ये है क्वेश्चन नंबर 11.1। ये सीए के हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया हुआ था। ये खास करके सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने आरटीपी में, वो भी जून 2014 में डाला हुआ था। वो क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया। वैसे क्वेश्चन तो आसान है, आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन देखा जाए कि कौन सी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुई है, तो वो जो है ना, ये आपका एक्सक्लूसिव सीएमए वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपको पता चलेगा। चलिए एक बार रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। कह रही कि एक डीएफ लिमिटेड हैज इंप्लीमेंटेड अ स्ट्रेटजी टू मैनेज इट्स एक्सपोजर टू फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट बाय एंगेजिंग इन बोथ इंटरेस्ट रेट कैप एंड फ्लोर। पता है ये कैप क्या है, कॉल ऑप्शन का कॉम्बिनेशन, फ्लोर क्या है, पुट ऑप्शन का कॉम्बिनेशन। बहुत सारे कैप को कंबाइन करे तो कैप बन जाएगा, बहुत सारे पुट ऑप्शन को कंबाइन करे तो फ्लोर बन जाएगा। द कंपनी हैज परचेज्ड $50 लाख कैप ऑफ 8%। अच्छा जी, वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एक्सप्लेनेशन से मुझे क्या करना है ना। ये देखो यहाँ पे कह रहे कि हमने कैप क्या किया है बताइए, बाई किया है, कितने वैल्यू का, $50 लाख का। प्रीमियम कितना दे रहे बताइए, इस पे जो हम लोग प्रीमियम पे करने वाले हैं 0.75%, तो 0.75% ऑफ 50 लाख कितना आता है, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.75%, यह आ जाएगा आपका 37,500 का आपने प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है। प्रीमियम अच्छा, इसमें स्ट्राइक कितना दिया गया है, इसकी जो स्ट्राइक दिया गया है ना, ये आपका 8%। अगर मार्केट में जो आने वाले टाइम पे 8% से अगर रेट, इंटरेस्ट रेट जो होगा वो अगर आपका 8% से ऊपर होगा, अगर 8% से ऊपर होगा तो एक्सरसाइज होगा, और उसके नीचे जाएगा तो लैप्स हो जाएगा कैप ऑप्शन। ओके जी, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। $50 लाख फ्लोर ऑफ 5% इज ऑल्सो अवेलेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 0.85%। अच्छा जी, अब इसमें जो कह रहे हैं कि आपका ये तो कैप की कहानी थी, अब फ्लोर की कहानी है। फ्लोर खरीद रहे बेच रहे ये तो नहीं बताया, लेकिन इसकी भी वैल्यू कितना है, $50 लाख का है। बट इसकी जो प्रीमियम जाने वाला है ना, ये प्रीमियम जाने वाला है 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.85%, यानी कि आपका 42,500 का आपका ये चला गया। और इसकी जो स्ट्राइक है ना, वो है आपका 5% का। चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द फॉलोइंग सिचुएशन। इफ इंटरेस्ट रेट राइज टू 10%, यानी कि आपका इंटरेस्ट रेट 10% पे चला गया, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय डीईएफ लिमिटेड, व्हाट आर द नेट सेविंग फ्रॉम द कैप, कितना अमाउंट रिसीव होगा
यानी कि कैप से कितना रिसीव करेंगे, पे ऑफ की बात कर रहा है वो, तो पे ऑफ कितना मिलेगा बताइए, एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा, 10% पे गया तो गया, तो 2% का पे ऑफ होगा, पे ऑफ कितना मिलेगा बताइए, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 2%, तो उसका जो पहला पार्ट के जो आंसर आएंगे ना उसमें आएगा 1 लाख का, तो पे ऑफ आ जाएगा आपका $1 लाख का। और बोल रहा है कि नेट सेविंग बताओ, यानी कि नेट गेन बताना है, तो इसमें से प्रीमियम हटा देना, 1 लाख माइनस 37,500, ये है आपका 62,500 का इसमें नेट में गेन होने वाला है। ये देखो 62,500 नेट हो गया, और जितना रिसीव करोगे, रिसीव कितना करोगे आप, $1 लाख का, ये आपका बन जाता है बात। ओके, सेकेंड पार्ट कहते हैं कि इफ डीएफ लिमिटेड ऑल्सो परचेजेज अ फ्लोर, व्हाट आर द नेट सेविंग इफ इंटरेस्ट राइज टू 10%। तो आपको पता है स्ट्राइक रेट है 5% का, और फ्लोर की बात हो रही है, तो लैप्स हो गए तो हमें पता चल गया, क्योंकि 10% पे जाता है तो लैप्स हो गया, तो लैप्स हो गया तो पे ऑफ 0, यानी कि टोटल का टोटल लॉस कितना हो जाएगा बताइए, 42,500 का। अब यहाँ पे कंफ्यूजन एक बात का ही आता है कि सर हम सिर्फ फ्लोर का लॉस गेन निकाल के दे या दोनों को कंबाइंड, क्योंकि यहाँ पे ऑल्सो परचेज दिस वन बोला गया, यानी कि वो तो हमारे पास है ही है, ऑल्सो परचेज दिस वन। इस तरीके कंफ्यूजन में आपको दो सॉल्यूशन दे देना चाहिए, परचेज हमने किया तो फ्लोर का ये आया, और अब इसके साथ कंबाइंड करके सिर्फ फ्लोर का ही आ गया, और जब कैप के साथ अगर कंबाइंड करके चलेंगे तो हमारा कितना जाएगा बताइए, 42 और 60, 20,000 का। तो आपको जो है ना आंसर दो देना चाहिए, 20,000 का, या आपका 20,000 भी दे देना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात समझ जाओ। और एक तो वो कैप वाले तो आप दे ही दीजिए, जो 42,500 का जो लॉस है आपका, प्रीमियम नहीं था, हाँ 42,000, यही आपका लॉस भी हो जाएगा, लैप्स होगा ना, तो क्योंकि ये क्वेश्चन ना कॉपी पेस्ट है किसका, मैं बता दूं, सीएमए वालों का, और सीएमए वाले की भी जो सॉल्यूशन क्वेश्चन है ना वो यही है, देखो ऑल्सो परचेजेज फ्लोर, व्हाट आर द नेट सेविंग इफ इंटरेस्ट राइज टू 11%, सब कुछ सेम है। सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है ना, वो कैप और फ्लोर दोनों को कंबाइन करके, और ये क्वेश्चन सीएमए का कॉपी है, तो सॉल्यूशन भी सीएमए वाले का आएगा, जो मुझे लगता है। तो इंस्टीट्यूट क्या करने वाला है, इसकी जो सॉल्यूशन है ना, ये दोनों को क्लब करके 20,000 देने वाला है। बट मैं तो बोलूंगा कि मैं अगर एग्जाम में बैठा होता तो मैं यहाँ पे क्या करते, दोनों काम करके देते 20,000 और 42,500, वो भी इसका 20,000 क्लब में आ गया, इंडिविजुअल। अब कह रहे कैलकुलेट द नेट सेविंग इफ इंटरेस्ट फॉल्स टू 4%, 4% पे चला गया तो कितना आएगा, कंसीडरिंग कैप एंड फ्लोर बोथ परचेज, दोनों परचेज को कंसीडर करके कंसीडर करोगे, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। तो ये तो एक्सरसाइज होगा, तो 1% का पे ऑफ मिलेगा, तो 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 1%, तो इसको यहाँ पे पे ऑफ मिल जाएगा 5 लाख का, सॉरी 50,000 का, और इसमें से दो प्रीमियम गया, एक 42,500 का प्रीमियम गया पुट फ्लोर वाले, और एक आपका 62,500 दोनों गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो 50,000 माइनस 42,500 माइनस 62,500, यहाँ पे 55,000 का ना यहाँ पे लॉस हो जाएगा आपका इस थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपका 55,000 का लॉस हो गया, ऐसे कैसे हो गया भाई, 50,000 फायदा हुआ, हाँ, और टोटल हमारा नेट सेविंग कितने हो गए, 30,000 का लॉस कैसे आ गया, 80,000 का ही हो रहा है क्या, 37,500 था क्या, ओके हाँ हमने कुछ मिस्टेक किया, ये 37,500 का प्रीमियम है ना, 62,500 थोड़ा ना, 37,500 का इसका प्रीमियम, और उसका इतना, तो अब देखो कितना आ रहा है आपका 50,000 माइनस 42,500 माइनस 37,500, आपका 30,000 का जो होगा ना इसमें लॉस आ जाएगा जी, 30,000 का आपका इसमें लॉस आ जाएगा। तो बस हो गए, 30,000 का देखो इसमें लॉस आ गया। ओके, अब आगे क्या है, अब हो गया, कह रही कि डीएफ लिमिटेड हैज परचेजेज द कैप एंड सेल द फ्लोर, फ्लोर सेल किया मतलब आपने प्रीमियम रिसीव किया, कितना प्रीमियम रिसीव किया बताइए, 42,500 का प्रीमियम रिसीव किया, क्योंकि राइटिंग किए हो, और पेमेंट कितना किया आपने 37,500, तो आपका जो नेट प्रीमियम खर्चा जो आएगा 42,500 माइनस 37,500, 5,000 ना आपको रिसीव ही हुआ है इसमें से, और कि देयर इज अ प्राइस राइज टू 11%, अब मार्केट में रेट कहाँ चला गया बताइए, 11% पे, और आपका अब इसमें देखो 11% पे गया है, तो क्या होगा, आप टेबल बना के आंसर देते ना फटाफट, अच्छा इसमें टेबल बना के नहीं दिया आंसर, कोई बात नहीं, टेबल दे दो कि देखो मार्केट में रेट कहा गया 11% में मार्केट रेट, ठीक है, और आप मुझे बताइए आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सी है, कैप है, और एक कौन सी है बताइए, फ्लोर है। कैप का स्ट्राइक रेट कितना दिया गया था, कैप का स्ट्राइक रेट 8% था, फ्लोर का स्ट्राइक रेट कितना था बताइए 5%, मार्केट कहाँ गया 11% पे, एक्शन बताइए क्या होगा आपका, एक्शन जो होगा ना, ये देखो ये लैप्स होगा क्योंकि मार्केट ऊपर गया, क्या सॉरी एक्सरसाइज होगा, ये आपका एक्सरसाइज होगा,
और ये आपका क्या होगा बताइए, लैप्स होगा। तो देखो एक्सरसाइज होगा तो पे ऑफ जाएगा कितना परसेंट, 8 3 11, तो 50 लाख पे 3%, यानी कि आपको यहाँ पे ऑफ जो होगा ना, पेमेंट करना पड़ेगा 1,50,000 का। इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये लैप्स हो गया। अब देखो यानी कि 1,50,000 पेमेंट करना है, 5,000 रिसीव हुआ था। एक्सरसाइज जो ये कैप हमने खरीदा हुआ है ना, तो ये रिसीव होगा, बिल्कुल सही है। तो हमारे को 5,000 का यहाँ पे पे ऑफ भी रिसीव हुई थी, और ये भी रिसीव हुई, तो हमारे को जो टोटल गेन हो जाएगा 1,55,000 का टोटल गेन हो जाएगा। डीवाई नहीं होगा, डीईएफ होगा जी, वो गड़बड़ हो गई है। डीईएफ कॉपी पेस्ट सोल्यूशन, इसलिए डीईएफ आएगा यहाँ पे, ठीक है जी, डीईएफ ये। तो बस इसी के साथ जो होता है आपका खत्म हो जाता है।